आपने अपना एक क्लब ओपन किया कॉलेज में अपने, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल था? कि मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो बच्चे फोकस ही नहीं करते, मतलब ऑल आर फोकस ऑन डीएसए और पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट, बट इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस आर वे बियॉन्ड इट। वो कौन सा क्लब है और वो क्लब ओपन करने का मोटिव क्या था? तो उसका नाम है आयरिस करके, Okay. इनोवेशन रिसर्च एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट। हमने सोचा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए और स्टूडेंट्स को क्या आता है, तो वो ब्रिज करने के लिए हमने इस क्लब को ओपन करने का सोचा। डेटा एनालिटिक्स ने स्टडी कैसे किया? तो डेटा एनालिटिक्स इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, एक कोर्स भी है हार्वर्ड से जो सबके लिए फ्री रहता है। आपने अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड किया? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे बिल्ड आप किस कंपनी के लिए कर रहे हो। तो आई चेंज माय रेज्यूमे मेनी टाइम्स। तो ये एक टिप है आप सब लोगों के लिए कि आप कुछ भी गलत ना लिखे रेज्यूमे में। जो रेज्यूमे है वो 1 पेज होना चाहिए, तो आपका रेज्यूमे डिस्कार्ड कर देते हैं आफ्टर 2 पेजेस। अपन को कोई यूनिक प्रोजेक्ट ही बनाना चाहिए। ऐसा लोगों का है कि नॉलेज जो है वो डायरेक्टली यूनिकनेस से लिंक है, पर ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन में कोई भी चीज 10 आवर्स लेती है एग्जीक्यूट होने में, आप उसको 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको एपी मोलर जैसी कंपनी में वो 50K स्टाइपेंड। इस इंटर्नशिप के पहले मैंने 34 कंपनीज में रिजेक्ट हुआ हूं, और उसमें वेरीज फ्रॉम 0 स्टाइपेंड, 5000, 10,000, 15, 20, 30। हाय गाइस, दिस इज ईशा एंड वेलकम टू सक्सेस की दिशा विद ईशा। हमारे आज के गेस्ट कविश जैन हैं, जिन्होंने MIT WPU जैसे बड़े कॉलेज में अपना खुद का एक क्लब ओपन किया है। एपी मोलर जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसमें 50,000 पर मंथ का स्टाइपेंड एज एन इंटर्न मिला है। आज हमने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है, जैसे कि रेज्यूमे कैसे बिल्ड करे, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ध्यान देना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो सबसे पहले आप अपनी इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में बताइए कि आपने इंजीनियरिंग क्यों चूज किया एंड आपके इंजीनियरिंग के 4 इयर्स कैसे थे, आपने कैसे स्टडी किया? सो बेसिकली आई स्टार्टेड इन कोविड, सो आई एम फ्रॉम द कोविड बैच। तो मैंने 6 मंथ्स तो होम से ही स्टडी करा था। उसके बाद फिर मैं कॉलेज आया तो थोड़ा ट्रांजिशन, होम टाउन से यहाँ शिफ्ट होने के बाद थोड़ा सा फर्क लगा कैसे कर सकते हैं इंजीनियरिंग में, क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर सेकंड ईयर में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी कि क्या कर सकते हैं आगे, एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी और अलग अलग सिटी के पर्सपेक्टिव से, लाइफ के पर्सपेक्टिव से। फिर थर्ड ईयर में मैंने थोड़ा शुरू कर दिया था प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करना, पर मैं प्योरली फोकस कभी नहीं था प्लेसमेंट के लिए कि यही करना है। फिर मैंने थर्ड ईयर में मेरा खुद का क्लब ओपन करा और ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उस पर मेन फोकस करा मैंने। साथ साथ में सारी चीज़ें साथ साथ में करता गया कि टाइम मैनेज करके, ऐसा कि थोड़ा टाइम क्लब को, थोड़ा टाइम स्टडीज़ को, थोड़ा टाइम दूसरी चीज़ों को देके। तो जो आप क्लब की बात कर रहे हो वो कौन सा क्लब है और आपका वो क्लब ओपन करने का मोटिव क्या था? तो आई वॉज इन अ थर्ड ईयर व्हेन वी ऑल फ्रेंड्स वर सिटिंग टुगेदर एंड हैविंग अ डिस्कशन कि कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस है आगे करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर में। तो हमने देखा कि नॉन टेक्निकल क्लब्स पूरा नॉन टेक्निकल पे फोकस है, जो टेक्निकल है वो पूरा कोडिंग पे फोकस है, बीच का कोई क्लब है ही नहीं। उसके बाद हमने सोचा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए और स्टूडेंट्स को क्या आता है, तो वो ब्रिज करने के लिए हमने इस क्लब को ओपन करने का सोचा। तो ये रैंडम डिसीजन था, बहुत 4-5 फ्रेंड्स का एक साथ, फिर हमने वो लिया एक साथ और फिर हमने सोचा कि इसको ओपन करते। फिर हमने मेंटर से कनेक्ट करा और फिर हमने ऐसे एक क्लब ओपन करा, तो उसका नाम है आयरिस करके, इनोवेशन रिसर्च एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट। तो हम उसमें रिसर्च पे भी फोकस करते हैं, हम इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं कुछ बच्चों को, और हम इंडस्ट्री से कनेक्ट भी करवाते हैं उनको। ओके। और अभी जैसे फिर आपने अपने थर्ड ईयर में जैसे कोडिंग वगैरह स्टार्ट किया होगा, तो आपने अपना डोमेन कैसे सिलेक्ट किया और कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए? सब्जेक्ट्स तो जो भी कॉलेजेस में होते हैं वो सारे मैंने स्टडी करे। उसके अलावा अगर डोमेन स्पेसिफिक बात करें तो मैंने सबसे पहले एक एक डोमेन को सेलेक्ट कर करके एक्सपेरिमेंट कर करके देखा। लाइक वी आर मैनी डोमेन्स, सो डेटा साइंस हो गया, डीएसए डोमेन्स में लोग कंसिडर करते हैं, वो है नहीं। फिर वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐसे मैंने एक एक चीज़ ट्राई करी थी मेरे सेकंड ईयर के एंडिंग और थर्ड ईयर की बिगिनिंग में। तो मेरे को पता पड़ा कि आई एम नॉट मोर इंटरेस्टेड इन टू अ पर्टिकुलर डीएसए काइंड ऑफ थिंग। तो फिर मैंने वेब डेवलपमेंट पे फोकस करा। तो अगर मैं HTML में कुछ लिखता हूँ, CSS में, तो वेब पेज पे दिखता है, तो मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैं पाइथन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो पाइथन में मैंने देखा कि लैंग्वेज भी ईजी है, तो वो सब मैंने देखा। तो उसके बाद फिर मुझे डेटा साइंस की तरफ मेरा थोड़ा स्टॉक मार्केट और इन सब चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस रहे, तो मैंने देखा कि प्रिडिक्शन कैसे कर सकते किसी भी चीज़ की डेटा से। तो फिर मैं डेटा एनालिटिक्स की तरफ मूव हुआ, और मैं वेब डेवलपमेंट बहुत रेयरली कभी करता था, और बाकी मेरा पूरा फोकस डेटा एनालिटिक्स से शिफ्ट हुआ। फिर ऐसे एक्सप्लोर करते करते मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें नजर आई, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो
कि टूल्स जो बच्चे फोकस ही नहीं करते, मतलब ऑल आर फोकस ऑन DSA और पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट, बट इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस आर वे बियॉन्ड इट. These are the basic things. So if any person knows 80% DSA or 90%, it is same for the industry because he knows the DSA. So they see the top-ups or what DSA you can give to them, value-added services. For example, if you know a particular tool, no one else knows in your college, so it is beneficial for the company. Like example, Power BI, like Jira, like Confluence. These are the tools which neither college teaches us and neither student learn on their selves because there is no awareness about the tools. So I focus on them more, like to see Tailwind CSS. So all do CSS, but I have done Tailwind CSS as well as WordPress. WordPress is now becoming famous, but I make websites from WordPress, Tailwind CSS, etc. और जैसे भी आपने डेटा एनालिटिक्स के बारे में बोला, तो उसका आपने स्टडी कैसे किया एंड आपको उसके सोर्सेज अवेलेबल थे, उसका कितना रिटर्न है? तो डेटा एनालिटिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने कोर्स में जो होता है इस कॉलेज में, उसी से मैंने ग्रेस्प अप करा कि देखते हैं कि क्या है, तो जो कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसी से पहले पढ़ना शुरू करा. फिर मेरे को इन डिटेल इंटरेस्ट आया उसमें और फिर मैंने उसको आगे सोचा कि कर सकते हैं. फिर वो मेरे को इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इसलिए मैंने उसको कॉलेज आवर्स के बाद भी कंटिन्यू करा. वरना एक्चुअली मैं कोई भी सब्जेक्ट कॉलेज आवर्स के बाद कंटिन्यू करता ही था. पहले मैं या तो क्लब के एक्टिविटीज़ में या अदर चीज़ों में ही अपना टाइम इन्वेस्ट करता था. फिर बाद में मैंने डेटा एनालिटिक्स को ऐसे देखा कि ये चीज़ें, इससे डेटा से फिर मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज नेट पे देखे. फिर मुझे वन शॉट वीडियोस काफ़ी पसंद है. रेगुलर कंसिस्टेंसी से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि एक साथ पूरी चीज़ खत्म कैसे करें. फिर मैं उसको 2-4 बार देख सकता हूँ, पर कैसे कंप्लीट करें. तो मैंने वन शॉट वीडियोस देखे 8 to 10 आवर्स लॉन्ग तो डेटा एनालिटिक्स के. तो एक कैगल करके है जहाँ से मैं सारे डेटा सेट वगैरह लेता हूँ. उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं. तो जैसे मुझे एक्सेल सीखनी थी, तो एक्सेल के लिए मैंने अलग यूट्यूब चैनल फॉलो करा, तो मैंने वहाँ से एक्सेल सीखी. फिर एक्सेल के बाद मैंने देखा कि इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो CSV फाइल में कनेक्ट कैसे करेंगे, तो पाइथन फिर अलग चैनल सीखी. मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, एक कोर्स भी है हार्वर्ड से जो सबके लिए फ्री रहता है. तो वो 100 डेज का होता है, तो वो सब जने उससे कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहता है कोर्स पाइथन के लिए बेसिकली. तो डेटा एनालिटिक्स इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ पाइथन. तो मेरा हमेशा एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है. तो जैसे अगर एक कोडिंग लैंग्वेज है, व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, सो इफ आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, आई विल नॉट डू इट. मैंने पाइथन इसलिए सीखी क्योंकि मुझे डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट था, वरना मैं पाइथन कभी सीखता ही नहीं. तो मुझे पसंद था कि डेटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उससे आउटकम कैसे निकालते, इसलिए मैंने फिर पाइथन सीखी और फिर मैंने पाइथन में इंटरेस्ट डेवलप करा. एंड जैसे आपने अभी DSA का बताया, हाँ. तो आपने DSA का मेनली थियोरेटिकल नॉलेज लिया कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस की? नहीं, DSA का मैंने जितना नॉर्मल किसी भी कॉलेज में कराते हैं क्लास में, उतना ही मैंने फोकस करा था. जो टीचर पढ़ाता है वो पढ़ा था, दैट्स इट. अलग से मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस DSA के नहीं करे, पर हाँ लॉजिक मैंने डेवलप करे धीरे धीरे. जैसे कि टीचर कुछ बता रहा है तो उससे नए क्वेश्चंस देख लिए गीक्स और वीक्स पे. मैंने खुद में कोड नहीं करा, पर लॉजिक बिल्ड कर लिया पेपर पे कि ऐसे हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा. बाकी इन डेप्थ मैंने प्रैक्टिकली अंदर जाके एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा DSA का. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना कितना ज्यादा जरूरी है? जैसे आपने अपना एक क्लब ओपन किया कॉलेज में अपने, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. लाइक बहुत लोग सोचते हैं पर कर नहीं पाते. तो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल था कि आप इतनी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो? डेफिनेटली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से एक पर्टिकुलर पर्सन को पूरी शेप मिलती है. क्योंकि आप अगर सिर्फ DSA करेंगे, DSA इज गुड, आई एम नॉट अगेंस्ट DSA, पर मेरा ये कि एप्लीकेशन बेस्ड कुछ भी चीज़ रहेगी. तो उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जो कि इंटरव्यू में वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. लाइक स्पीकिंग स्किल्स हो गई, you know the answer, you know how to code, but you can't explain your code, then what's the meaning of writing it? So if someone has solved the problem, a very good solution in a particular time complexity and space complexity, but he's not able to convince the interviewer or explain the interviewer that this is a way that I have done it, and if interviewer asks the counter question on this, that how you explain me this line, so then you get nervous and say that I am not aware of this. And so in this extracurricular activities certainly help in this kind of thing. Okay. And as well as in HR interview and as also building your resume is because of the extracurricular activities only. Okay. तो अभी जैसे आपने रेज्यूमे बिल्डिंग का बात किया, तो आपने अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड किया? आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए? क्या आपने इस इंटर्नशिप के पहले भी कोई इंटर्नशिप की है? और अच्छी प्लेसमेंट के लिए कितनी इंटर्नशिप जरूरी है? सबसे पहले कि मैंने रेज्यूमे कैसे बिल्ड करा, इनिशियली मैंने रेज्यूमे को ऐसा देखा कि ये पर्टिकुलरली मेरा सिर्फ स्किल्स के लिए पेपर है, और उसके अलावा जो भी रेज्यूमे बिल्डिंग के
लोग कहते कि ऐसा करना चाहिए वैसा, मैं उसमें नहीं गया। मैंने सिर्फ मेरी बेसिक डिटेल्स लिखी, मुझे जो आता था वो लिखा, और मैंने वो देखा कि इसमें इंटरव्यू क्या देख के मेरे को ले सकता है। तो आई चेंज माई रेज्यूमे मैनी टाइम्स फॉर मैनी अदर कंपनीज। सो आई नो दैट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे बिल्ड आप किस कंपनी के लिए कर रहे हो। अगर मैं जिस कंपनी हूँ मैंने उसके लिए अलग रेज्यूमे बनाया था, मैंने दूसरी कंपनी के लिए मैं अलग रेज्यूमे बनाता था। अगर वो डेटा एनालिटिक्स की है तो मैं अपने डेटा एनालिटिक्स से प्रोजेक्ट लिस्ट करता था। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है, वो तो आपको बहुत लोग बताते हैं कि हाइपर लिंक्स ऐड नहीं करने हैं, पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग करनी है, बोल्ड नहीं रखना है या ऐसा नहीं रखना है, या टेक्स्ट पर्टिकुलर साइज का होगा, वो सब आप ध्यान रख सकते हो। हाँ। बाकी प्रोजेक्ट्स जो हो गए उसमें ऐसा है कि आप पर्टिकुलर जिसके लिए अप्लाई करें उसके प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा शोकेस करें अपने रेज्यूमे में, तो उनको लगेगा कि वो आपसे जो चाह रहे हैं वो आप पहले से उनको दे रहे हैं, तो कभी भी ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। और जो आपको आता है उसको अच्छे से उस पर प्रेजेंट करना। I know many persons that they have done multiple good projects, but they don't list and they don't know when to list what. For example, I have done a small inventory management project, but I have to list in some companies which are related to logistics or which are related to data. But many of the people do that, they list that project either in every company or not in every company. Okay. So you don't have to do that. You have to build some specific projects for some specific companies as well. ऐसा बोलते हैं कि जो रेज्यूमे है वो 1 पेज होना चाहिए। लाइक ज्यादा पेजेस होता है तो जो इंटरव्यूअर है वो ऑलरेडी उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो अपना रेज्यूमे ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। सो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि रेज्यूमे का साइज कैसा होना चाहिए और कितने प्रोजेक्ट्स हमको ऐड करने चाहिए उसमें? मैं रेज्यूमे को प्रोजेक्ट्स पेजेस के बेसिस पे नहीं, मैं ऐसे देखता हूँ मेरे को जितना आता है और उस कंपनी को जितना रिक्वायर्ड है वो उस पेज पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Okay. तो शुरू में मेरे पास स्किल्स कम थी, 3rd ईयर में सबके पास कम होती है, तो मेरा रेज्यूमे 3-4 पेज का था, फिर धीरे धीरे वो 1 पेज का हुआ, फिर वो 1.5 पेज का हुआ। थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होती है, अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो तो वो आपका रेज्यूमे डिस्कार्ड कर देते हैं आफ्टर 2 पेजेस, बट फॉर ऑन कैंपस दे रीड इट एवरीथिंग बिकॉज उनके पास लिमिटेड कैंडिडेट्स है, तो वो आपका पूरा रेज्यूमे पढ़ते हैं। पर वही है कि उनके लिए कुछ रिडंडेंट प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए कि वो डेटा की कंपनी और आपने उसमें वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिखा रखा है, तो उनके लिए लगेगा कि वो मल्टीपल फील्ड्स में उनको नजर नहीं आने चाहिए आप ऐसा। वो कितनी बार आपके लिए अच्छा भी होता है, पर कितनी बार आपके अपोजिट भी प्ले कर जाता है कि ये आगे चल के वेब में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या इसमें, तो वो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे आपसे कि आप वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस्ड हो या डेटा साइंस में, तो आप उनको ये ऑप्शन दो ही मत कि आप पहले से उनको बताओ कि मेरे को ये आता है, मैं आपकी कंपनी को ये डिलीवर कर सकता हूँ और ये उसके चीज़ें हैं जिससे मैंने प्रूव कर रखा है अपने आप को पहले। और जैसे आपने इंटर्नशिप्स का बताया, तो 3rd ईयर में इंटर्नशिप्स मैंने एज इन कोई नहीं करी, बहुत लोग करते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके पहले आपके पास एक भी इंटर्नशिप नहीं होनी चाहिए, तो जब आप प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1 इज़ गुड, 1 मतलब मिनिमम होनी चाहिए इंटर्नशिप प्लेसमेंट के पहले। और इंटर्नशिप के पहले मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास इंटर्नशिप के लिए उनको कुछ दिखना चाहिए कि ये, तो वो आप प्रूव करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स ही आपके पास। मैं प्लेसमेंट में अगर मुझे 1 साल बाद कंपनी स्विच करनी है तो मैं अपना जो अभी का एग्जिस्टिंग वर्क कंपनी में है वो बता सकता हूँ, पर उसके पहले मैं इंटर्नशिप में उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं बता सकता मेरा कि मैंने यहाँ काम करा है। तो आप प्रोजेक्ट्स इतना अच्छा बिल्ड करो कि वो आपको एज एन कंपनी का प्रोजेक्ट लगे उनको। अभी आपने जैसे प्रोजेक्ट्स की बात की, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कि अभी ChatGPT का क्लोन है लेट्स से, तो वो बहुत लोगों ने वो प्रोजेक्ट बनाया है। तो मतलब मैंने ऐसा सुना है कि अगर हम ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिसमें कोई नॉवेल्टी नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं है, तो फिर कंपनीज वो प्रोजेक्ट नहीं देखती है या वो प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं करती है। तो आपको क्या लगता है कि अपन को कोई यूनिक प्रोजेक्ट ही बनाना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि जितने ही प्रोजेक्ट्स बनाए वो सब में कुछ चीज़ें सिमिलर है बाकी प्रोजेक्ट्स में, पर खुद का मैं कुछ यूनिक डालता हूँ। जैसे कि लेट्स एज्यूम आप हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन, आपको यूट्यूब पे बहुत लोग बनाते हुए मिल जाएंगे, पर उसमें मैंने मेरा अलग से एलिमेंट ये ऐड करा कि मैंने उसकी जो रिपोर्ट है, डैशबोर्डिंग है, वो मैंने पावर BI पे करी। पावर BI 2 साल पहले इतना कोई लोग यूज़ नहीं करते जितना आज करते हैं, तो वो मैंने 2 साल पहले पावर BI में उसमें डैशबोर्डिंग करी। फिर मैंने मेरे ऐसा लोगों का है कि नॉलेज जो है वो डायरेक्टली यूनिकनेस से लिंक है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो यूनिक है और उसमें आपको मेहनत भी कम करनी है और नॉलेज भी कम चाहिए, पर आप यूनिक हो सकते हो, बस आपको उस डायरेक्शन में सोचना है। जैसे कि वी हैव बिल्ड हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स एज वेल, तो आप कंप्यूटर साइंस से आपको पता होगा कि कंप्यूटर में कोई भी हार्डवेयर के प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत कम पसंद करता है। हाँ। क्योंकि पर मैंने बताया कि जैसे मुझे एक्साइट होता हूँ मैं कि जब मैं कुछ चीज़ को मूव करते हुए देखता हूँ या मुझे लगता है कि मैंने कुछ इनपुट दिया तो उससे वो आउटपुट जनरेट हो रहा है और वो नज़र आ रहा है, तो मुझे हार्डवेयर में इंटरेस्ट था।
तो मैंने जो IoT के प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करा। तो आज मैं जिस अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ वो भी एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ कंपनी है जो मर्स्क है, तो इसलिए मैंने उसमें एक रोबोट बनाया था खुद का। ओके। और उसके अलावा मैंने एक होम सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था। तो ये जो सिस्टम है ये यूनिक है फॉर द कॉलेज, बट इट इज़ वेरी कॉमन इफ़ यू थिंक ऑन बेसिस ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज सबके पास हो सकते हैं और वो एक्वायर भी कर सकते हैं 1 और 2 आवर्स में। मतलब जितने में आप 4 क्वेश्चन DSA के करोगे उतने में आप इसकी नॉलेज ले सकते हो, और आपको उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि मुझे यूनिक करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ कोई भी नहीं कर रहा है, जो चीज़ ईजी है गेन करने को और उसमें आपको पता नहीं है कि प्रॉफिट है लॉस है आफ्टर लॉन्ग टर्म, तो यू शुड अक्वायर इट राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल Power BI हो गया, वो 2 to 3 आवर्स का कोर्स है, वो कोई नहीं करता, सबको लगता है बाद में काम नहीं आएगा। सो यू आर आइदर वॉचिंग अ मूवी ऑन Netflix, जस्ट अक्वायर दैट 3 आवर कोर्स एंड यू आर डन विद 1 टूल। सो कंपनी सी कि इसने ये टूल भी करा है, ये टूल भी करा है, तो वो टूल के बेसिस पे या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे जज करते हैं। तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। तो अभी आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा चलने वाले डोमेन्स कौन से हैं? जैसे कि एक वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐसे और कौन से डोमेन्स हैं जो कि बहुत कॉमन है? इन डोमेन्स के इतने ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं कि सीट्स ज्यादा अवेलेबल नहीं बचती है, तो और ऐसे कौन से डोमेन्स हैं जो लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए जिसके लिए वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है? अगर मैं बेसिक डोमेन्स की बात करूँ तो 3-4 डोमेन्स लिस्टेड होंगे। जैसे आपने वेब डेवलपमेंट बताया, एक डेटा साइंस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, मोर फोकस ऑन जो डेवलपर या इंजीनियरिंग पे जाता है, SD1 के लिए जाता है, वो DSA करता है। तो ये 3 to 4 है जो मेजर लोग फोकस करते हैं। पर जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स एक जो नया डोमेन है वो बहुत लोग कम फोकस करते हैं, पर कंपनी उसके लिए बहुत अच्छा पे करती है। उसके लिए आपको यू वंडर कि मैंने लोगों को एक्सेल भी प्रॉपरली नहीं आती है। मतलब एक्सेल भी प्रॉपर एक टूल की तरह यूज़ करना, जैसे लोग SQL यूज़ करते हैं वैसे एक्सेल को भी आप टूल की तरह यूज़ कर सकते हो, पर बहुतों को नहीं आता है। तो ये एक पाइपलाइन बना के बिजनेस एनालिटिक्स का एक नया डोमेन है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको एडवांसमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक्सेल। एक आपने कोई भी डेटा वेयर हाउस सीख लिया या डेटाबेस सीख लिया कैसे कर सकते हैं, तो वो भी इजी रहता है। जैसे आपने SQL सीख लिया, एक्सेल सीख लिया, थोड़ी बहुत पाइथन के साथ आपने डैशबोर्डिंग स्किल्स भी सीख ली, तो ये एक रोड मैप बन जाता है बिजनेस एनालिटिक्स का कि आप उसमें जा सकते हो। और उसके बाद नए इमर्जिंग देखे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, मुझे लगता है कि ये आगे जाके बूम करने वाला है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट जो है वेबसाइट्स 90% लोग यूज़ करते हैं और ऐप 50% लोग यूज़ करते हैं अभी मार्केट में। मतलब कोई भी अगर नया बिजनेस होएगा तो वो 50% उसके चांसेस है कि वो नया ऐप बनाएगा और 80% चांसेस है कि वो खुद की वेबसाइट बनाएगा, और बचे हुए 30% दोनों बनाते हैं जो बड़ी कंपनीज है, लाइक Amazon वेबसाइट भी है उसकी और ऐप भी है, पर बहुत सारे लोग वेबसाइट बनाते हैं। तो ये धीरे धीरे जो वेब डेवलपमेंट का, ये अगर ChatGPT या कोई भी AI को आ गया तो पूरी स्पेशलाइजेशन में तो जॉब्स रहेगी, पर जो बेसिक चीज़ है उसमें जॉब्स जा सकती है। जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो ये बंडल है, ये अगर ChatGPT से बहुत सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं, तो जो सिर्फ एक HTML CSS डेवलपर है उसकी जॉब एलिमिनेट हो सकती है इस चीज़ से। तो अपन को उस पर फोकस करना है कि उसकी जगह जो नई जॉब्स आएगी वो कौन सी होगी। तो जैसे सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन एक नई जॉब, मुझे ऐसा इंडस्ट्री में मैंने 2 मंथ्स का काम करा है, तो मुझे पता पड़ा कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन में पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ को शॉर्ट में करना, जैसे कि कोई भी चीज़ 10 आवर्स लेती है एग्जीक्यूट होने में, आप उसको 1 मिनट के अंदर कर सकते हो क्या? तो ये देखो, आपको भी अम्यूजिंग लगा ना, एज्यूमिंग लगा कि ये कैसे हो सकता है कि है ना 10 घंटे का काम को 1 मिनट में कैसे कर सकता है। तो जैसे ये एक एप्लीकेशन है कोडिंग की, तो आपको मोर फोकस करना है कि मैं कोडिंग सिर्फ एक टूल है, किसी को आता है किसी को नहीं आता है, पर मैं उससे क्या डिलीवर कर सकता हूँ। तो अगर किसी को सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है तो उसका आगे बहुत स्कोप है कि वो कैसे चीज़ों को कट डाउन कर सकता है, कि 10 आवर्स की चीज़ को वो 1 सेकंड में कैसे ला सकता है, 2 आवर्स की चीज़ को वो 1 डे में कैसे ला सकता है, या फिर 1 आवर में कैसे लेके आ सकता है। तो उसके लिए कंपनी अभी बहुत ह्यूज अमाउंट पे करने वाली है आगे के टाइम में। और इसके अलावा कोई फील्ड जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, अभी इनका थोड़ा सा बूम है। और स्पेसिफिकली मैं AI/ML के बारे में पूछना चाहूंगी कि अभी लाइक कोविड के बाद ChatGPT आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये फील्ड्स कितनी वर्थ है स्टडी करने के लिए, और आपके अकॉर्डिंग अभी इनका मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है? मेरे अकॉर्डिंग AI/ML का तो बूम अभी आया है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ChatGPT these all are just LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो मशीन लर्निंग से ये सब ट्रेन होते हैं, इसी के पीछे डेटा है, तो ये बहुत जल्दी एक्सटेंड करने वाली चीज़ नहीं, ये बूम पे जाएगा आगे भी। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि AI/ML में आगे भी स्कोप रहेगा,
जो डेटा साइंटिस्ट की आपने बात की, तो वो भी बेसिकली एमएल की थोड़ी हेल्प लेता है और मैथमेटिक्स की हेल्प लेके डेटा साइंस को करता है, तो वो भी प्रेडिक्शन में बहुत यूज आता है। तो वो भी आगे जाके स्टॉप होना अभी 10 to 15 ईयर्स, मुझे तो नहीं लगता कि एआई कभी भी मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गया या फिर डेटा साइंटिस्ट हो गया या कोई एआई पे वर्क करता है तो उनको रिप्लेस तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो एआई बिल्ड कर रहा है उसको एआई रिप्लेस करना 15 ईयर्स में पॉसिबल नहीं है, मेरे को जहाँ तक लगता है। और रही बात बाकी जॉब्स की, तो आप मोर फोकस करो स्पेशलाइजेशन साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें करने का। तो इफ़ यू नो मशीन लर्निंग, इफ़ यू नो डैशबोर्डिंग, दीज आर 2 डिफरेंट स्किल्स। सो एआई हेल्प कर सकता है एक में, पर आपको दोनों आती है तो आपको एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ साथ फिग्मा भी आता है, जो कि एक डिज़ाइनिंग का टूल है, तो आपको रिप्लेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है कंपनी के लिए, क्योंकि एआई या तो वेबसाइट बना सकता है या डिज़ाइन बना सकता है, पर आप दोनों बना सकते हो। तो जो आगे फ्यूचर स्कोप है वो 2 सब्जेक्ट्स को ब्रिज करने का है और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में जाने का है। तो जैसे आपने साइबर सिक्योरिटी कहा, वो एक स्किल हो गई, उसके साथ अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं, बहुत सुनने में अलग अलग है कि साइबर सिक्योरिटी और वेब डेवलपमेंट, पर आप साइबर सिक्योरिटी के थ्रू वेबसाइट पे बता सकते हो कि कितने मैंने वायरसेस कम करे या कितने मैंने नेटवर्क फायरवॉल्स बनाई, तो वो ज़्यादा कंपनीज को ही पसंद आएगा और एज एन प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप देखो तो वो आप लोगों को एक्साइट करेगा। और वो जो अपन यूनिकनेस की बात करते हैं वो भी इसी से आती है, जब आप 2 चीज़ों को कंबाइन करके कुछ तीसरी चीज़ बनाओगे ना। अगर कोई वेबसाइट बनाता है तो वो वेबसाइट है, कोई साइबर सिक्योरिटी के लिए एक फायरवॉल बनाएगा तो फायरवॉल है, पर दोनों को जब वो कंबाइन करेगा तो वो एक यूनिक प्रोजेक्ट बन जाता है। और इसके लिए आपको यूट्यूब से अलग अलग चीज़ें सीख के आप खुद का दिमाग लगा उसको कंबाइन कर सकते हो। अब एक 4th ईयर स्टूडेंट है, उसको बहुत कुछ तो नहीं आएगा, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ज्यादा बेनिफिशियल क्या होगा एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छे से स्पेशलाइजेशन होना? लाइक अगर वेबडी मैंने किया है तो मुझे वेबडी के हर चीज लाइक फ्रंट एंड बैक एंड जितने भी लैंग्वेजेस है, रिएक्ट, सब कुछ आना, या उसकी जगह पे थोड़ी 2-4 डोमेन्स का मुझे थोड़ा नॉलेज है? आप जो बात करें वो कॉम्पिटिशन है जैक ऑफ ऑल या मास्टर ऑफ वन का, तो मेरा जो फेवरेट है वो जैक ऑफ ऑल है। मुझे हर चीज़ में थोड़ी इंटरेस्ट है और थोड़ा मुझे हर चीज़ का नॉलेज है। तो अगर कल मुझे मेरा डोमेन अगर पर्टिकुलरली फिक्स नहीं है, अभी जैसे मैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन में वर्क करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वर्क करता हूँ और मेरा डोमेन है डेटा साइंस। अगर मेरे को सिर्फ डेटा साइंस के इन डेप्थ में नॉलेज होती और बाकी कुछ भी नहीं पता होता तो मुझे इंटर्नशिप नहीं मिलती। क्योंकि ये जो इंटर्नशिप है ये पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप है और मेरा जो डोमेन है वो डेटा साइंस है। तो अगर मैं सिर्फ डेटा साइंस में डीप डाउन करूँगा तो मुझे बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ 4th ईयर के पर्सपेक्टिव से चली जाएगी। पर अगर आप पर्टिकुलरली फिक्स्ड है, अपना माइंडसेट बना रखा है कि एक ही फील्ड में मुझे आगे के 10 ईयर्स वर्क करना है, तो आप अगर 1 ईयर लेट भी अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं जॉब की, प्लेसमेंट की, फर्दर स्टडीज़ की या फिर आपको जो भी करना है आगे, तो फिर आप 1 साल डिले ले सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे वेब डेवलपमेंट ही करना है, तो फिर आप उसमें सब कुछ सीख सकते हैं। मतलब उसमें फिर आपको बेसिक नॉलेज से काम नहीं चलेगा, फिर आपको डीप डाउन जाना पड़ेगा। और अगर आपको मेरे जैसा पसंद है कि थोड़ा सब सीख लिया और जिसमें इंटरेस्ट है वो थोड़ा और ज़्यादा सीख लिया, पर पर्टिकुलरली किसी भी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा सीखने से अच्छा मेरा ऐसा बिलीफ है कि मुझे सब कुछ थोड़ा सबके बारे में आता हो। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको AP मोलर जैसी कंपनी में वो भी 50K स्टाइपेंड इंटर्नशिप में मिलना बहुत बड़ी बात है। तो आप इस कंपनी के इंटर्नशिप प्रोसेस के बारे में बताइए कि आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस था वो कैसे हुआ? अगर इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इंटर्नशिप में हार्ड वर्क के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अगर आप सही समय पे सही टाइम पे होंगे तो भी चीज़ें मैटर करती है। मेरा ये बहुत बड़ा बिलीव है कि राइट प्लेस और राइट टाइम पे आपको उस जगह होना पड़ेगा। तो ये वैसे ही था। इस इंटर्नशिप के पहले मैंने 34 कंपनीज में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, तो मैं आपको दे दूंगा तो आप बता सकते सबको कि 34 रिग्रेट्स मेरे पास आ चुके थे इस कंपनी के पहले। और उसमें वेरीज फ्रॉम नथिंग स्टाइपेंड, मीन 0 स्टाइपेंड, 5,000, 10,000, 15, 20, 30, इस रेंज में सारी कंपनीज में अराउंड 34 कंपनीज में मैं रिग्रेट आ चुका था मेरे पास। उसके बाद मैं इसको एज एन ऑप्शन देख रहा था कि मेरे पास उस समय कुछ था ही नहीं, मैं सबसे डाउन पे था, तो इससे नीचे मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरे को 5,000 की इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही थी। तो मुझे लगा ये इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी देखा कि क्या हो सकता है। तो मार्क्स एज एन कॉलेज के थ्रू ही आई थी, तो मैंने अप्लाई करा। फिर इसका प्रोसेस ऐसा था कि पहले रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होगी, उसके बाद फिर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट देने के बाद टेक्निकल इंटरव्यू और फिर HR इंटरव्यू, जैसे मोस्ट कंपनीज में होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया रेज्यूमे बिल्डिंग, तो
आपको सबसे पहले रेज्यूमे सबमिट करने से पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लें कि इस कंपनी में ये कंपनी किससे रिलेटेड है। तो हमारी जो कंपनी जिसमें मैं अभी वर्क कर रहा हूँ एज एन इंटर्न, वो AP मॉलम मर्स के, तो ये लॉजिस्टिक्स और शिपिंग की कंपनी है। तो मैंने इसमें उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या फिर जिस रोल के लिए आए थे, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आए थे, तो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और थोड़ा सा हार्डवेयर की तरफ भी इनका इंक्लाइन था, उससे रिलेटेड मैंने मेरा रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स ऐड करे। तो मैंने आपको बताया था जैसे एक कार हो गई, उसके बाद स्मार्ट होम हो गया जिसमें मैंने सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था, और दूसरा फिर मैंने इन्वेंटरी मैनेजमेंट यूजिंग एक्सेल। फिर मशीन लर्निंग इसमें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था तो मैंने नहीं रखा। जैसे वेब डेवलपमेंट की मैंने एक वेबसाइट खुद की बनाई थी लाइक ज़ेप्टो, वो मैंने खुद की नहीं रखी उसमें, वो अच्छी वेबसाइट थी, मुझे पसंद थी, पर मैंने इस रेज्यूमे में नहीं रखी क्योंकि मुझे पता है इसका कोई इसमें रोल नहीं है। फिर मैंने एक C1 से सर्टिफिकेशन करा था इन भोपाल फ्रॉम NITTR, तो वो मैंने पर्टिकुलरली IoT और एम्बेडेड सिस्टम में ही करा था। तो कॉलेज में बहुत सारे बच्चों ने वो चीज़ करी है, पर उसमें मेंशन किसी ने नहीं करी कि आई हैव डन दैट, तो वो मैंने उसमें मेंशन करके उसका सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करा। तो ये हो गई रेज्यूमे की बात। उसके बाद टेस्ट था, तो टेस्ट में तो सारे टेक्निकल क्वेश्चंस थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बेसिक, जैसे मिड टर्म और एंड टर्म के पेपर्स में आते हैं। वो सारे क्वेश्चंस फुलफिल करने के बाद फिर 26 अराउंड बच्चे सेलेक्ट हुए थे फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू प्रोसेस। In that 32 I was the one. So then also I think that many people were more knowledgeable than me, so I thought it is very difficult to get it there, and उनकी ओपनिंग भी फिक्स नहीं थी कि वो 2 को ले जाएंगे 4 को ले जाएंगे, तो I was dicey over there as well. तो फिर मैं उसको एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह की 50,000 के स्टाइपेंड में टेक्निकल इंटरव्यू देने को मिल रहा है, उस पर्सपेक्टिव से गया था, ना कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो मैंने उसके साथ कोलैबोरेशन करा था कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे इससे कुछ मिल भी नहीं रहा पर मैं इसको कुछ दे भी नहीं रहा हूँ। इट वॉज जस्ट अ सैटरडे, मैं वहाँ गया था एज एन देने, और मैंने देखा था कि मुझे जो आता है वो उनको कन्विंस करूँगा, जो मुझे चीज़ें आती हैं उनको उनकी कंपनी के पर्सपेक्टिव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में कि आप उनको ये बताओ कि जो आपकी कंपनी है उसके पर्सपेक्टिव में मुझे क्या आता है जो कि मैं उनको डिलीवर कर सकता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को वेब डेवलपमेंट आता है, बहुत सारे लोगों को सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन आता है, टूल्स आते हैं, पर उस कंपनी में वो कहाँ रोल प्ले करेंगे वो उनको समझाना, वो बड़ी बात थी। तो टेक्निकल इंटरव्यू में एक ऐसा प्रोसेस था, वो मेरा 35 to 40 मिनट्स इंटरव्यू चला था। तो उसमें उन्होंने मेरे को टॉप टू डाउन रेज्यूमे देखा उन्होंने मेरा, उसके बाद जो भी मैंने उसमें लिखा था वो सब उन्होंने एक एक करके पूछा। तो ये एक टिप है आप सब लोगों के लिए कि आप कुछ भी गलत ना लिखे रेज्यूमे में, क्योंकि वो ट्रेंड है, प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता है कि इस बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं आ सकता है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ लिख रहे हैं तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी वो लिखो। तो मैंने वही लिखा था जो मेरे को आता था। कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लिखी थी जो कि सब लिखते हैं, और वो मैं एक्सप्लेन कर सकता था इसलिए मैंने लिखी थी। तो उसमें फिर पाइथन हो गया, पाइथन के बाद उन्होंने डेटा एनालिटिक्स हो गया, मेरे जितने प्रोजेक्ट्स थे, कार हो गई, उसके बाद फिर मैंने सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था होम के लिए, वो हो गया। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था, वो हो गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से एक एक करके पूछी थी। उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस जो कि होते हैं, तो जो सबको पता है कि OS हो गया, CN हो गया, ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स है, FDS हो गया, थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर, बहुत रेयर, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। और उसके अलावा कुछ केस स्टडीज भी दी थी, बहुत छोटी पर हाँ दी थी। अच्छा, तो मतलब अपने को अपन जो भी अपने रेज्यूमे में लिखते हैं वो सब कुछ क्लियर, या तो फिर अगर हम फेक भी लिख रहे हैं तो वो प्रिपेयर करके जाओ। हाँ, फेक इतना ही लिखो कि आप उसको एक्सप्लेन करो, उनको पता नहीं पड़े कि आपने फेक लिखा है। अच्छा। और वन मोर थिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है मैं मेंशन करना भूल गया। रेज्यूमे में उससे पता पड़ता है कि आप 8 to 10 आवर्स उस जगह पे वर्क करते हो, तो उस वर्किंग जो आपकी प्रॉपर वर्किंग होती है वो 4 to 6 आवर्स ही होती है। बचे हुए 2 आवर्स में आप बाकी टीम के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें अगर आपने किसी क्लब की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा होगा तो वो देखेंगे कि इसमें टीम बिल्डिंग, जो कि अपन देखते हैं नॉन फंजिबल थिंग्स है, जो कि अपन एक्वायर नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके आपको डेवलप करनी पड़ती है। मीन्स लाइक यू कैन लर्न HTML CSS बट यू कांट लर्न हाउ टू बिल्ड अ टीम इन जस्ट लर्निंग और सीइंग अ पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो। तो उसके लिए सारी चीजें मैटर करती है। मतलब अभी आपको क्या लगता है कि कॉलेज में से कौन से सब्जेक्ट्स है जो नहीं पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाए जाने चाहिए? लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैं कोडिंग की बात करूँ, हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स बनते हैं, और उसके बाद भी कॉलेजेस में बहुत बार ऐसा होता है कि C++ है, पाइथन है, जावा है, तो उन सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कराया जाता। लाइक वो बेसिक ABCD हुआ,
लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा उन चीजों पर एम्फेसाइज नहीं कराया जाता। तो क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ाया जाना चाहिए, या ऐसे आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो कि कुछ सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाने चाहिए थे जिनका हमको कुछ भी नहीं बताया गया है? अगर न्यू एडिशन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें कॉलेजेस में, तो 2-3 सब्जेक्ट्स मेरे को लगते हैं जो कि कॉलेजेस में आ जाने चाहिए, जो कि इंडस्ट्री में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि ERP बिल्डिंग सिस्टम है, जो कि हर कंपनी यूज़ करती है ऑल ओवर वर्ल्ड, छोटी से छोटा स्टार्टअप से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी। एंटरप्राइजिंग मोबिलिटी सॉल्यूशंस करके होता है, वो होती वेबसाइट ही है पर वो एक सॉफ्टवेयर है। जैसे SAP ERP सुना होगा आपने कभी, तो ये टूल्स हो गए। जैसे मैंने पावर BI की बात करी, बहुत सारे ऐसे टूल्स है, तो इन सारे टूल्स को मिलाकर एक सब्जेक्ट बना सकते हैं ऑब्वियसली। और मेरा ये मानना है कि कॉलेज का वर्क ही होता है कि वो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब बता दें, कि DSA उन्होंने थोड़ा बता दिया, वेब डेवलपमेंट बता दिया कि ऐसा दिखता है। वो सिर्फ आप उसको, मैंने जो बोला ना एक्सप्लोर करना, वो आप क्लास में बैठ के ही कर सकते हैं एक्सप्लोर। कि आपको किसी ने डेटा साइंस पढ़ाया तो उसके लिए बेसिक चीज़ होती है कि इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहे डेटा के, उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है क्या। जब आप फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे तो उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, या वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें आ रहा है। तो आपको क्लास में ये पता पड़ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो फिर आप उसको आगे एक्सटेंड करके और बाकी चीज़ों को आप सिर्फ कॉलेज तक लिमिट कर सकते हो कि मुझे एग्जाम में यहाँ तक जाना है। क्योंकि CGPA इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नहीं पर डिसेंट CGPA होनी चाहिए। अराउंड 8 अगर आप रखोगे तो सही है, उससे ऊपर कोई कंपनी आपको बैठने के लिए मना नहीं करती। तो मतलब अगर इंटरव्यू में इफ आपका 8.5 है और आपके अगेंस्ट में जो है उसका 9.5 है, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस इंसान ने कॉलेज की एकेडमिक्स पर ज्यादा फोकस किया है? मेरे हिसाब से डेफिनेटली CGPA का फर्क पड़ेगा, पर वो मेरे सपोर्ट में भी हो सकता है, उसके सपोर्ट में भी। अगर कंपनी जो है वो एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रही है जो अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, पर वो सिर्फ, फिर मुझे लगता है कि अगर वो 9.5 उसके CGPA है तो वो रियरली किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, या फिर वो रियरली उसने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करा होगा, या फिर वो अपने प्रोजेक्ट्स पे पर्टिकुलर उतना ध्यान ना देके वो एकेडमिक्स को उतना ध्यान देता है। क्योंकि मेरे हिसाब से एकेडमिक्स जो है वो एक प्रोसेस है आपको एग्जाम पास करने का, और प्रोजेक्ट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वो सिर्फ एक ब्रिज है कि आपको एकेडमिक्स से प्रोजेक्ट बनाना है, डेट से। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स के लिए आपको अलग चीज़ें एक्वायर करनी पड़ती है। तो फिर उसकी 9.5 है, तो अगर सिर्फ कंपनी को एक अच्छा कैंडिडेट जिसके अच्छे CGPA चाहिए होंगे तो वो उसको प्रेफर करेगा। पर उसको अगर ऐसा बच्चा चाहिए होगा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी है, जिसने प्रोजेक्ट्स भी बना रखे और CGPA डिसेंट है, तो वो मेरे को करेगा। अभी कमिंग बैक टू द कंपनी, आपका फिजिकल इंटर्नशिप चल रहा है राइट? आपका कंपनी कैसा है एंड वर्कलोड कैसा है? ऐसा बोलते हैं कि इंटर्न्स को बहुत ज्यादा काम कराया जाता है, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो क्या आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा है? अगर कंपनी की बात करें तो आई विल टेल यू ब्रीफली अबाउट माय कंपनी। तो एक AP Moller Maersk, जैसे आपको पता है, ये एक शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी है। ये Fortune 500 ऑल ओवर द वर्ल्ड आती है, तो टॉप 49th कंपनी इन द वर्ल्ड है अभी एग्जिस्टिंग। तो बड़ी कंपनीज और स्टार्टअप को अगर ब्रीफली डिवाइड करें इंटर्न्स के पर्सपेक्टिव से, तो जो MNCs होती है वो इंटर्न को एज ए लॉन्ग टर्म देखती है और स्टार्टअप एज ए शॉर्ट टर्म देखती है। तो जो MNC है उसमें वो इंटर्न को वो ट्रेन करते हैं एज इन की ही इज आवर एसेट फॉर फर्दर 5 years, और स्टार्टअप जो है वो इंटर्न को एज एन वर्क फोर्स देखते हैं कि उनसे ये काम निकलवाना है। तो दोनों में बहुत फर्क होता है। स्टार्टअप्स भी अच्छा पे देते हैं, MNC भी देती है। मैं MNC में हूँ तो मैं MNC का बताता हूँ। इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। शुरू में आपको ट्रेनिंग देते हैं, कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पर फिर उसके लिए बहुत सारे दिन ऐसे भी होंगे जब आप कुछ भी नहीं करते हो। तो मैं इसको बैलेंस ही मानूंगा कि एक दिन अगर आप रात को 10 बजे तक काम करो तो एक दिन आप शाम को 4 बजे फ्री भी हो रहे हो। तो MNC में ऐसा होता है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू विच टीम यू आर इन, वो सब बहुत चीज़ें मैटर करती है। तो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस इज क्वाइट गुड, और मोस्ट ऑफ द MNC में ऐसे ही होता है। तो आपसे बात करके लाइक बहुत अच्छा लगा, आपकी पूरी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में जान के बहुत सारा नॉलेज मिला कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कैसे ध्यान देना चाहिए, रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना चाहिए, नेटवर्किंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमने आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो जान लिया, तो अब हम आपके बारे में जानते हैं। तो मैं अभी आपसे कुछ रैंडम 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, आप भी पूछ सकते हो इफ यू वांट, एंड आपको उनके जवाब देने हो। तो सबसे पहले, व्हाट्स अ फूड कॉम्बिनेशन दैट साउंड्स वियर्ड बट यू स्वेयर इट्स? ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर चॉकलेट सैंडविच बहुत लोग ट्राई करते हैं ब्रेड के साथ चॉकलेट। ये मेरे को वियर्ड लगता है पर अच्छा लगता है। ओके, आपको वियर्ड लगता है बट ये वियर्ड है नहीं। ओके,
तो what's the best piece of advice you have ever received that wasn't related to your career or academics? कि सिर्फ एकेडमिक से ही सब कुछ होता है, नहीं होता है ऐसा, सिर्फ एकेडमिक से सब कुछ नहीं होता है। If you could switch lives with someone for a day, who would it be and why? Mukesh Ambani. Okay. Because he is the richest. Gautam Adani as well. Okay. But I like the way how Mukesh Ambani works. So I want to become like him. So what's the better opportunity to switch with him for one day? Okay. So do you believe in luck or do we create our own opportunities? इस क्वेश्चन में हम थोड़ी बात कर चुके हैं, पर फिर भी आपके अकॉर्डिंग क्या है? मेरे हिसाब से लक प्ले करता है। अगर आपको लगता है कि आप डिसअपॉइंट हो रहे हो तो आप उसको लक, बहुत सारे लोग लक पे डाल देते हैं, पर मेरे हिसाब से लक होता है। कि कोई भी चीज़ को आपको पाने के लिए लक की रिक्वायरमेंट है। ओके। अपॉर्चुनिटी भी लक से ही क्रिएट होती है, मेरा ऐसा मानना है कि इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी इट इज योर लक दैट यू हैव गॉटन इट। And if you could time travel, would you go to the past or the future and why? I would go to the future because past में मैं खुद था, मुझे सब पता है क्या था। फ्यूचर में मैं जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख सकता हूँ जो कि मुझे बहुत बेनिफिट कर सकती है इन एवरीथिंग, लाइक एकेडमिक्स, लाइक रियल लाइफ, लाइक एनीथिंग। इफ आई वांट माय क्रश एज वेल, मैं पता कर सकता हूँ कि आगे वो है कि मैनी थिंग्स। Okay. बट जस्ट रैंडम थिंग। हाँ, तो पर आपको ऐसा ना है कि पास्ट में काश मैं ऐसे कुछ चेंज कर पाता कि नहीं, मुझे फ्यूचर ज़्यादा एक्साइट करता है कि आगे क्या होने वाला है वो मैं पहले ही पता कर लूँ। What's one thing you think people often misunderstood about you? कि आई एम ओवर कॉन्फिडेंट और आई डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट थिंग विच आई स्पीक, बट आई थिंक समवॉट इट इज ट्रू बट नॉट कम्प्लीटली। ओके, या सो इट वाज नाइस मीटिंग यू। बहुत अच्छा लगा लाइक आपकी जर्नी के बारे में जान के। आई होप सबके लिए भी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बहुत कुछ पता चला, एक्स्ट्रा करिकुलर्स कैसे करना चाहिए, कंपनी कैसी होती है, कैसे हमको गिव अप नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ। तो थैंक यू फॉर कमिंग।